हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपका पेपर 3 स्टार्ट किया था, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेन। हमने उसमें एल्गी वाला यूनिट पोर्शन या एल्गी वाला पोर्शन पुटअप किया था। वो एल्गी वाले पोर्शन में हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ठीक है, कि ये यूनिसेलुलर होता है कि मल्टीसेलुलर होता है, यूकैरियोट्स होती है कि प्रोकैरियोट्स होती है, इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, इनमें कौन कौन सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है, या मैं यूँ कहूँ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, इनमें रिप्रोडक्शन किस किस टाइप का होता है, इनमें रिजर्व फूड कौन से होते हैं, इनमें रिजर्व पिगमेंट्स कौन से होते हैं, इनमें फ्लैजिला होती है कि नहीं होती है। कंप्लीट ओवरऑल हमने एल्गी के बारे में पढ़ लिया था। तो एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। मैंने स्मिथ का क्लासिफिकेशन बताया था। तो स्मिथ ने 4 विभागों में से डिवाइड किया था किसको? एल्गी को। कौन कौन से थे? क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रायोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा और उसके अलावा रोडोफाइटा। तो स्मिथ ने अपने क्लासिफिकेशन में एल्गीज को इन डिफरेंट टाइप्स में या डिविजन्स में डिवाइड किया था। तो कौन कौन से हैं ये? क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रायोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा और रोडोफाइटा। हम फर्स्ट डिवीज़न की बात करते हैं, क्लोरोफाइटा। तो सबसे पहले हम किसी भी एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं या किसी भी एल्गी की किसी स्पेसिफिक क्लास को पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें होने वाली रिप्रोडक्शन, उसमें फ्लैजिला के अरेंजमेंट, पिगमेंट्स और रिजर्व फूड के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अगर हम इसमें पिगमेंट्स की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए व बी पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफाइटा में क्लोरोफिल ए व बी पाया जाता है। उसके अलावा इसमें स्टार्च रिजर्व फूड के रूप में पाया जाता है। इसमें फ्लैजिला 2 या 2 से अधिक उपस्थित हो सकती है। फिर इसे भी इसे 2 क्लास में डिवाइड किया गया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम यूग्लिनोफाइटा। तो यूग्लिनोफाइटा में क्लोरोफिल ए, बी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या? पिगमेंट कौन कौन सा? क्लोरोफिल ए, बी और बीटा कैरोटीन। उसके अलावा इसमें पैरामाइलोन, स्टार्च भी पाया जाता है, जो क्या होता है? इसका संचित भोजन या रिजर्व फूड होता है। इसमें एल्गी के अग्र या पश्च चीरे पे 1 या 1 से अधिक फ्लैजिला उपस्थित हो सकते हैं और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसे भी आगे एक सब क्लास में डिवाइड किया गया है। फिर आ जाते हैं हम पायरोफाइटा। इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन व जेंथोफिल। पायरोफाइटा में क्या क्या पिगमेंट्स होंगे? क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन व जेंथोफिल इसमें रिजर्व फूड पाए जाएंगे और इसमें रिजर्व्ड पिगमेंट्स पाए जाएंगे। उसमें ऑयल और स्टार्च संचित भोजन के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फ्लैजिला अनुपस्थित होती है। अब देखो क्रायोफाइटा, इसमें बीटा कैरोटीन व जेंथोफिल इसमें बीटा कैरोटीन
व ज़ैंथोफिल संचित पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। संचित भोजन के रूप में इसमें ऑयल या स्टार्च होगा, ठीक है। और जो अब फियोफाइटा की बात करें तो फियोफाइटा में सीवीड या भूरे कलर के शैवाल आते हैं, इनमें भी सेम पिगमेंट्स पाए जाएंगे। तो पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे? इसमें जो पिगमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे? वायला ज़ैंथीन, ठीक है। और जो रिजर्व फूड होंगे वो कौन से होंगे? मैनिटोल व लेमिनेरिन स्टार्च। क्राइसोफाइटा में फियोफाइटा में वायला ज़ैंथीन पिगमेंट पाए जाएंगे। उसके अलावा क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। और अगर हम संचित भोजन की बात करें तो इसमें मैनिटोल व लेमिनेरिन संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। इसमें तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं और इसे भी आगे 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। फिर हम बात करते हैं साइनोफाइटा। साइनोफाइटा वर्ग के अंतर्गत साइनोफाइटा में साइनोफाइसी के एल्गीज आते हैं। कौन कौन से? नीले व हरे या ब्लू ग्रीन एल्गी भी इन्हें बोलते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गीज के अंतर्गत आते हैं जैसे कि नोस्रो। इनमें हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें संचित भोजन स्टार्च पाया जाता है और इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो फाइकोसाइनिन व फाइको इरिथ्रीन पाए जाते हैं। तो इनमें संचित भोजन तो स्टार्च होगा और संचित पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे? फाइकोसाइनिन और फाइको इरिथ्रीन। और लास्ट में है रोडोफाइटा जिसके अंदर रेड एल्गीज आते हैं, लाल कलर के शैवाल आते हैं। इनमें पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे? इनमें पिगमेंट्स होंगे फाइको इरिथ्रीन और फ्यूकोजेंथीन। इनमें रिजर्व फूड पाया जाता है। तो रोडोफाइटा में रेड कलर के एल्गीज आएंगे। इनमें जो पिगमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? या तो क्लोरोफिल ए या फिर इनमें फाइको इरिथ्रीन पिगमेंट्स पाए जाएंगे। और इसमें जो संचित भोजन होगा वो होगा फ्यूकोजेंथीन, रिजर्व फूड या संचित भोजन के रूप में पाया जाएगा। इससे आगे किसी भी क्लास में डिवाइड किया गया नहीं है और उसमें पाए जाने वाला रिप्रोडक्शन असेक्सुअल व सेक्सुअल होता है। इस टाइप से शॉर्ट में मैंने स्मिथ के क्लासिफिकेशन को आपको बता दिया है। अब मैं बात करती हूँ इसके आवास की। हैबिटेट या आवास। तो मैंने बताया था कि जो एल्गी होते हैं वो स्थलीय आवास में रह सकते हैं, जलीय आवास में रह सकते हैं और उसके अलावा ये वायवीय आवास में भी रह सकते हैं। तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल हैबिटेट। तो जो एल्गी होते हैं वो जलीय आवास में रह सकते हैं, स्थलीय या मृदीय आवास में रह सकते हैं। उसके अलावा ये वायवीय आवास में भी रह सकते हैं। अगर हम एल्गी की बात करें तो मोस्टली पाए जाने वाले जो एल्गीज होते हैं वो जलीय आवास में पाए जाते हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं। तो ये मीठे, खारे, बहते हुए पानी या ठहरे हुए पानी सभी टाइप के पानी में पाए जाने वाले एल्गीज होते हैं। तो इन्हें भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्थायी व प्रवाही, स्टेबल और
फ्लोइंग वाटर। तो देखो जो स्थायी जल में होते हैं तो वो कहाँ होंगे, झरनों में रहेंगे, गड्ढों में या तालाबों में पाए जाने वाले एल्गी कौन से होंगे, स्थायी प्रकार के एल्गी होंगे। आपको पता है बारिश का वक्त आता है तब गड्ढों में पानी भर जाता है या तालाब में पानी भर जाता है, पौंड जिसे कह सकते हैं। तो ये जो एल्गी होते हैं वो ठहरे हुए पानी में रहते हैं तो स्थायी एल्गी कहलाते हैं। उसके विपरीत जो प्रवाही टाइप आएगा, इसमें क्या होगा कि बहते हुए पानी में एल्गीज पाए जाते हैं। तो स्थायी में कौन कौन से आ गए, वॉल्वॉक्स, और प्रवाही में कौन से आ जाएंगे, कारा आदि। तो इस तरह से इनमें एल्गीज पाए जाते हैं। अब देखो स्थलीय आवास में, स्थलीय या मृदीय आवास में ऐसे ये तो हुई मीठे पानी की बात कि मीठे पानी में कौन कौन से एल्गीज किस किस टाइप से रहते हैं। तो मीठा पानी एक तो ठहरा हुआ भी रहता है और एक प्रवाहित होने वाला भी रहता है। तो इन दोनों टाइप के जलों में वॉल्वॉक्स, कारा जैसी स्पीसीज देखने को मिलती है, जो वास्तव में क्या है, शैवाल ही है, या शैवाल की ये स्पीसीज में देखने को मिल जाती है। फिर अगर हम बात करें खारे पानी की, तो समुद्र आदि के पानी में पाए जाने वाले एल्गी समुद्री शैवाल कहलाते हैं, जैसे कि ऑसिलेटोरिया, ये खारे पानी में रहने वाला एल्गी है जिसे हम ऑसिलेटोरिया कहते हैं। ठीक है। अब मृदीय आवास में जैसे कि वॉल्वॉक्स की अगर बात करें तो कभी कभार वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स आदि स्पीसीज भी मृदीय आवास में पाई जाती है, यानी कि मिट्टी में हम देख सकते हैं, थोड़ी सी नमी चाहिए होगी उनको रहने के लिए। फिर एरियल की बात करें तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर या दीवारों पे देखने को मिलती है। ये एल्गी क्या करती है, वहाँ से नमी अवशोषण करने के लिए या अधिक ऊंचाई पे नमी अवशोषण करने के लिए या तो प्लांट्स के तनों पे पाई जाएगी या फिर दीवारों पे ये परजीवी के रूप में देखने को मिली जा सकती है। ठीक है। इस टाइप से आपके एल्गी के हैबिटेट हैं। कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स भी होते हैं। अनयूजुअल मीन्स असामान्य एल्गीज भी होते हैं जिनके जो आवास होते हैं वो असामान्य होते हैं, जैसे कि क्रायोफाइट वे एल्गी होंगे जहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, या जहाँ मैं बोल सकती हूँ बर्फ़। तो जो बर्फीला एनवायरनमेंट होता है यहाँ वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे ये एल्गी रह सकते हैं, तो ये एक प्रकार से उनका आवास हो गया। फिर देखो थर्मोफाइट्स, कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, जैसे कि आग की भट्टी को भी वो सहन कर सकते हैं। तो कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं, या कुछ एल्गी की स्पीसीज ऐसी होती है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है, जैसे कि आग। तो ऐसे आग या गर्म वातावरण में भी यह रह सकते हैं। कुछ होते हैं सिम्बायोटिक, तो सिम्बायोटिक वो एल्गी आएंगे जो कवकों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध दर्शाता है। तो कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कवकों के साथ या फंजाई के साथ में सहजीवी संबंध स्थापित करके प्रकृति में अपना जीवन यापन करते हैं। फिर हम बात करें एपिफाइट्स, तो एपिफाइट्स वे एल्गीज होंगे जो प्लांट्स के स्टेम्स या ब्रांच पे अपना जीवन यापन करते हैं, या प्लांट्स की बार्क या छाल पे चिपक कर अपना जीवन यापन करते हैं, एपिफाइट्स कहलाते हैं। एपिफाइट्स जो पेड़ों पे अपना जीवन यापन करते हैं, उसकी या तो स्टेम पे लगे रहकर या उसकी शाखाओं पे लगे रहकर। फिर हम बात करते हैं एपिज़ोइक, तो एपिज़ोइक वो होंगे जो जानवरों पे अपना आवास बनाते हैं। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो पेड़ों पे पाए जाते हैं। कुछ समुद्री एल्गा ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए या आवास हेतु किसी भी जीव की सरफेस पे पाए जाते हैं, उनकी सतह पे या उनकी स्किन पे वो उपस्थित रह सकते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं।
तो इस तरह से ये अनयूजुअल आवास हो गए इनके। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो हायर प्लांट्स, जैसे कि साइकस, जिम्नोस्पर्म की बात करें हम, तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में अंतः परजीवी के रूप में भी रहते हैं। अंतः परजीवी के रूप में क्या करेंगे, जैसे कि जिम्नोस्पर्म की बात करूँ, जिम्नोस्पर्म एक प्लांट का वर्ग है, उसमें साइकस नामक प्लांट की रूट में नोस्टॉक परजीवी के रूप में पाया जाता है, तो ये अंतः परजीवी के रूप में भी देखने को मिल सकता है। इस तरह इनके अनयूजुअल डिफरेंट टाइप के आवास होते हैं जो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। अब बात करते हैं इसके थैलस की। मैंने बताया था कि एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, शूट एंड स्टेम में डिवाइड नहीं होती है, जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होती है। तो कौन से स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, थैलस का। ये थैलस यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। तो जो एल्गी के सुकाय है जिन्हें हम थैलस कहते हैं, ये थैलस या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर थैलस। थैलस का संगठन या सुकाय का संगठन, तो यहाँ पे मैं मल्टी सेलुलर थैलस की बात करती हूँ। तो फर्स्ट आता है इसमें एग्रीगेशन, जिसे कहते हैं समूहन। तो एग्रीगेशन में क्या होता है कि इसमें सेल्स अनियमित आकार की कॉलोनी या समूह बनाकर रहती है। तो एग्रीगेशन में क्या होगा, समूहन में, कि इस प्रकार के थैलस में एल्गी की जो सेल्स होती है वो अनियमित आकार का समूह या कॉलोनी बनाकर रहती है। ये कॉलोनी एक दूसरे से श्लेष्मा द्वारा या म्यूसिलेज, जिसे इंग्लिश में म्यूसिलेज कहते हैं, तो श्लेष्मा के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो इसे भी आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट है पाल्मेलाव या पाल्मेलॉइड। तो पाल्मेलॉइड टाइप में क्या होगा कि इसमें सेल्स एक दूसरे से मिलकर अनियमित आकार की कॉलोनी का निर्माण कर लेती है। ये कॉलोनी श्लेष्म द्वारा आवृत होती है। ये हो गई एल्गी की सेल्स और ये हो गई श्लेष्मीय आवरण। तो पाल्मेलाव टाइप के एग्रीगेशन में एल्गी सेल्स क्या करेगी, ये जो शैवाल की कोशिकाएं या एल्गल सेल्स होती है ये क्या करती है, एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रुप का निर्माण कर लेगी, एक समूह का निर्माण कर लेगी। ये जो समूह है ये समूह एक श्लेष्मीय आवरण के द्वारा या म्यूसिलेजिनस कोटिंग के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है या आवृत रहती है। ये देख सकते हो आप, ये एल्गी की सेल्स है और ये किससे घिरी हुई है, श्लेष्मीय आवरण से घिरी हुई है। ये अनियमित आकार की कॉलोनी होती है, यह अनियमित आकार का समूह होता है जिसे हम कॉलोनी कहते हैं। तो ये अनियमित आकार की कॉलोनी का निर्माण करती है और इस कॉलोनी में ये सेल्स लगातार डिविजन्स करती है और ये जो सेल्स रहती है ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। आप देख सकते हो कि इस कॉलोनी में बहुत सारे सेल्स तो है लेकिन कोई भी सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। इट मीन्स ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विभाजन करती रहती है और इन सेल्स में ये सेल्स अचल प्रकार की या नॉन मोटाइल टाइप की होती हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड, डेंड्रॉइड्स, जिसे कहते हैं वृक्षाभ। इस प्रकार की कॉलोनी में क्या करते हैं
कॉलोनीज बनाने के लिए एल्गी की जो सेल्स होती है वो एक दूसरे के साथ समूह बनाती है। ये भी अनियमित आकार का समूह बनता है जो दिखने में कैसा होता है, वृक्ष के जैसा। तो ये वृक्षाभ यूं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ के एक ट्री लाइक या वृक्ष के नुमा संरचना का निर्माण करते हैं या वृक्षाभ थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार के थैलस में प्रत्येक सेल, ये है सेल, ये भी है सेल, तो इस प्रकार के थैलस में प्रत्येक सेल म्यूसिलेज द्वारा या श्लेष्मा द्वारा एक दूसरे से संबंधित रहती है। जहाँ पे पाल्मेलॉइड में एक दूसरे से अलग टाइप में वो रह रही थी, यहाँ पे डेंड्रोइड्स में या वृक्षाभ में थैलस में या थैलस की प्रत्येक सेल एक दूसरे से मिलकर कॉलोनी का निर्माण करेगी। ये कॉलोनी अनियमित आकार की कॉलोनी होती है जिसमें बहुत सारे सेल्स पाई जाती है। ये सेल्स इसमें रह के अपनी संख्या में वृद्धि करेगी और प्रत्येक सेल एक दूसरे के साथ जुड़कर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कि प्रत्येक सेल एक दूसरे से म्यूसिलेज या श्लेष्मा के द्वारा संबंधित रहती है, या मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो जो इनका जीव द्रव्य होता है वो श्लेष्मा के द्वारा एक दूसरे से संपर्क में या संबंध में रहता है। फिर आता है राइजोपोडियल। तो इस प्रकार की कॉलोनीज भी आकृति में अनियमित होती है और इस प्रकार के जो एल्गल की सेल्स होती है या एल्गल सेल्स, शैवाल की जो कोशिकाएं होती है वो एक दूसरे से जुड़ के मल्टी सेल्यूलर थैलस का निर्माण करती है और इस थैलस में ही उपस्थित होकर ये अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती है। तो ये थैलस वैसे ही मल्टी सेल्यूलर हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा सेल्स इसमें बनी हुई है। तो ये जो अंगुलीनुमा उभार है इन्हें क्या कहते हैं, राइजोपोडिया। तो इस प्रकार के थैलस में या इस प्रकार के थैलस में एल्गी की जो कॉलोनीज होती हैं वो राइजोपोडिया द्वारा संबंध में रहती है। ये हो गए, ये अंगुलीनुमा उभार क्या हो गए यहाँ पे, राइजोपोडिया। राइजोपोडिया के थ्रू ये कॉलोनीज एक दूसरे से संपर्क में रहती है और मल्टी सेल्यूलर थैलस का निर्माण करती है। राइजोपोडिया के थ्रू ये एक दूसरे से संबंधित रहती है और मल्टी सेल्यूलर थैलस का निर्माण करती है और धीरे धीरे अनियमित आकार की कॉलोनी के अंदर अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती है। फिर देखो, ये तो हो गया एग्रीगेशन। फिर आता है सेकंड, सिनोबियम। सिनोबियम टाइप को भी आगे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, फ्लैजिलेट और सेकंड है नॉन फ्लैजिलेट। तो सिनोबियम टाइप के थैलस में या सिनोबियम थैलस में समान आकार की कॉलोनीज पाई जाती है और उन कॉलोनीज में पाई जाने वाली सेल्स भी समान आकार की होती है और अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती है। तो ये जो सिनोबियम है इसे भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, फ्लैजिलेट और नॉन फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट मीन्स कशाभिका युक्त, नॉन फ्लैजिलेट मीन्स कशाभिकाहीन। तो कशाभिका युक्त में क्या होता है कि इसमें सभी सेल्स समान आकार की होती है, वह चल प्रकृति की होती है, अर्थात उनमें अग्र सिरे के या अग्र सिरे पे कशाभिकाएं पाई जाती है। तो ये कैसी होगी, चल प्रकार की होती है। जबकि ये जो नॉन फ्लैजिलेट होती है, नॉन फ्लैजिलेट में कशाभिकाओं का अभाव होता है और इन कशाभिकाओं के अभाव के कारण ये गति नहीं कर सकती है और ये थैलस के अंदर रह के ही अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती है। और ये जहाँ ये फ्लैजिलेट सेल्स होती है वो गोलाकार होती है, वहीं ये जो नॉन फ्लैजिलेट होती है वो गोलाकार भी होती है, चपटी भी होती है और
एक जाल के रूप में दिखाई देती है, ये ऐसे दिखाई देगी जाल के रूप में, ठीक है। फिर आ जाता है फिलामेंटस, थर्ड टाइप होता है फिलामेंटस, जिसे कहते हैं तंतुमय। तो ये जो फिलामेंटस होता है, इसमें क्या होता है, फिलामेंटस टाइप के थैलस में जो एल्गीज होती है, वो एल्गीज एक दूसरे के साथ तंतुनुमा संरचनाओं का निर्माण करती है या एक दूसरे के साथ तंतुनुमा संरचना में विन्यासित हो जाती है। तो ये जो तंतुनुमा संरचनाएं हैं, ये भी दो टाइप की होती है इसमें, नॉन ब्रांच्ड और दूसरा है ब्रांच्ड। तो ये जो नॉन ब्रांच्ड है, इसमें थैलस छोटी छोटी उपशाखाओं में विभक्त नहीं होता है, जबकि ब्रांच्ड में जो फिलामेंटस थैलस होता है वो छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होता है। इसमें सेल्स एक दूसरे के ऊपर स्थित होकर अनुप्रस्थ विभाजन करती है और इन अनुप्रस्थ विभाजनों के फलस्वरूप ये एक के ऊपर एक तंतुमय संरचना का निर्माण करती है। स्पायरोगायरा में नीचे के भाग पे कोई आधारीय सेल नहीं होती है या होल्ड फास्ट एब्सेंट होता है। होल्ड फास्ट को आधारीय सेल भी कहते हैं। तो स्पायरोगायरा में इस अनुप्रस्थ विभाजनों के नीचे कोई होल्ड फास्ट नहीं होता है, जबकि यूलोथ्रिक्स में एक आधारीय संरचना होती है जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं। ऐसी दिखाई देती है वो आधारीय संरचना, हुक के जैसी, जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं। अब ब्रांच्ड में भी ये कई टाइप की हो सकती है। कई तो डिविजन्स करके आधारीय सेल पे उपशाखाएं निकलेगी, ये उपशाखाएं भी आगे जाके और सब ब्रांच में डिवाइड होती है और एल्गी इस तरह का दिखाई देता है। तो ये अतिशाखित संरचनाएं हो जाएगी ब्रांच टाइप में, जिसमें बेसल सेल को छोड़ के सभी सेल्स कई उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है। कई बार ऐसे होता है कि सेल्स एक दूसरे पे स्थित होकर पेरेनकाइमा या मृदुतकों के समान की संरचनाएं बनाती है, जो दिखने में पेरेनकाइमेटस टिश्यूज के जैसे दिखाई देती है या मृदुतकीय उत्तकों की तरह दिखाई देती है। लास्ट है जैसे कि फोर्थ साइफनी टाइप। तो साइफनी टाइप के जो थैलस होते हैं वो गोलाकार नलिकाकार होते हैं और पट्ट रहित होते हैं, असेप्टेट होते हैं। तो कैसे होंगे? साइफनी टाइप के थैलस नलिकाकार होंगे, पट्ट रहित होंगे और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स उनमें कई प्रकार के या कई सारे केंद्रक पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के थैलस में एक तो सेप्टा नहीं होंगे, पट अनुपस्थित होंगे, बहुकेंद्रकीय होंगे और ये नलिकाकार होते हैं, जो आधारीय भाग से रोमनुमा संरचनाएं जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं के द्वारा या मूलाभासों के द्वारा आधारीय भाग से चिपके हुए रहते हैं। राइजोइड्स इनमें नमी का अवशोषण करता है और यह है साइफनी टाइप, जो एक नलिकाकार संरचना होती है। फिर बात करते हैं हम इसमें पेरेनकाइमेटस थैलस की। तो इसमें जो एल्गी के फिलामेंट होते हैं वो लंबवत व अनुप्रस्थ विभाजनों के फलस्वरूप एक दूसरे से गुथी हुई संरचनाएं देखने को मिलती है। जो ये सेल्स होती है एल्गी की सेल्स, ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों टाइप के लंबवत व अनुप्रस्थ विभाजन करके एक गुथी हुई संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे कि वो पेरेनकाइमा उत्तकों की तरह दिखाई देते हैं। फिर लास्ट आता है इक्विसिटम। प्लांट्स का एक ग्रुप है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में एक प्लांट होता है इक्विसिटम। तो कुछ प्रकार के एल्गी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में मिलकर नोड व
इंटरनोड में विभक्त होते हैं। मीन्स ये संधि और पर्व संधियों का निर्माण करते हैं एक दूसरे पे अरेंज होके, और ये दिखने में कैसे होते हैं, इक्विसिटम प्लांट की तरह दिखाई देते हैं। ये एल्गी एक दूसरे के साथ थैलस बनाते समय इनकी कॉलोनीज क्या करेंगी, इक्विसिटम के समान विन्यास बना लेती है, जो कैसी रहेगी, संधियों व पर्व संधियों युक्त दिखाई देती है। तो ये इक्विसिटम प्लांट के समान दिखाई देती है, इसलिए इन्हें इक्विसिटम टाइप थैलस भी कहते हैं। इस प्रकार से आपके प्लांट्स में होने वाले थैलस ऑर्गेनाइजेशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट शुरू करूँगी। थैंक यू।